मैं बल्लाल सर हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्रिया और क्रिया किसे कहते हैं, यानी जिससे किसी काम का करने या होने का बोध होता है उसी को क्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है जिस शब्द से वाक्य में जिस शब्द से वाक्य में किसी काम का होना अथवा करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से वाक्य में किसी काम का होना अथवा करना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया में हमेशा पीछे ना जुड़ा होता है, यानी क्रिया शब्द में क्या होता है, क्रिया की पहचान है, क्रिया की बात में ना जुड़ा होता है। जैसे राम पढ़ता है, तो इस वाक्य में क्रिया क्या है, पढ़ना। क्रिया क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना के पीछे क्या जुड़ा हुआ है, ना। पढ़ना ना जो शब्द जुड़ा हुआ है क्रिया की पहचान है। इसी प्रकार सीता सोती है, सीता सोती है, तो सोना इसमें क्या है, क्रिया है। सोना क्या है, क्रिया है। जिस शब्द के पीछे ना जुड़ा होता है वो क्या होती है, उस क्रिया की पहचान होती है। और इसी प्रकार एक उदाहरण और देख लो, मोहन दौड़ता है, तो इसमें दौड़ना क्या है, क्रिया है। तो आपको पता चल गया है कि वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द है जिसके पीछे ना जुड़ा हुआ है उसमें क्या है, क्रिया है। क्रिया के पीछे ना जुड़ा है इसलिए वो क्या है, क्रिया है। इन शब्दों में जैसे पढ़ना है, सोना है, दौड़ना है, क्रिया के बोधक है। ये क्या है, क्रिया के बोधक है और इससे किसी न किसी कार्य के होने का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, इसलिए क्या है, इससे वाक्यों की एक क्रिया कहलाती है। फिर है क्रिया का निर्माण। तो क्रिया का निर्माण कैसे होता है, जैसे क्रिया बनती कैसे है, तो क्रिया का निर्माण धातु से होता है। यानी क्रिया का निर्माण किससे होता है, धातु से होता है। अर्थात क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप होता है उसी को ही क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और धातु आप जानते हैं कि संस्कृत में का शब्द है, यानी संस्कृत में चलते हैं धातु। हिंदी की मातृभाषा संस्कृत होने के कारण हिंदी में भी इसको क्या है, धातु भी बोला जाता है। तो क्रिया का निर्माण किससे होता है, धातु से होता है। और धातु के पीछे क्या लगाकर ये शब्द बनते हैं, ना शब्द। जैसे खा धन्ना, तो क्या बना, खाना। खाना भी क्या है, क्रिया है। पी धन्ना
पीना, पीना भी क्या है, क्रिया है। इसी प्रकार पढ़ना, पढ़ना ये भी क्या है, क्रिया है। तो संस्कृत में जिस प्रकार खा धातु, पा धातु, पढ़ धातु करते हैं ना, उसी के हिंदी में खा, खाना, पीना, पढ़ना करते हैं। तो इसलिए क्रिया का निर्माण धातु से होता है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। वैसे तो आपको क्लास में नोटबुक में नोट कराया हुआ है, लेकिन फिर से आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए इनको रिवीजन के रूप में याद रखना है, आपको पढ़ना है इनको। इसके बाद आगे क्रिया के भेद, आगे क्या पढ़ेंगे हमें, क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। तो क्रिया के भेद दो आधारों पर, ये दो आधार कौन से होते हैं, पहला होता है क्रम के आधार पर, पहला भेद कौन सा होता है, क्रम के आधार पर। और दूसरा होता है प्रयोग, रचना अथवा अन्य आधार, अन्य आधार पर। तो क्रिया के भेद दो आधारों पर किया जाता है, पहला होता है क्रम के आधार पर, दूसरा प्रयोग, रचना अथवा अन्य आधार पर। तो इसमें आप पहला लेंगे क्रम के आधार पर, पहला टॉपिक कौन सा लेंगे, क्रम के आधार पर। और क्रम के आधार पर इनके दो भेद होते हैं। तो आप पढ़ेंगे क्रम के आधार पर और क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद बताए हैं, क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। तो आपको बताते हैं क्रिया के आधार पर, क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। दो भेद कौन से हैं क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद, पहला है अक्रमक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो पहला कौन सा है, अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद हो गए और दो भेद कौन से हुए, एक तो अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। इसमें हम पढ़ेंगे पहला अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है इसके बारे में, तो पहला टॉपिक डालेंगे अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया की लिखेंगे परिभाषा, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त न हो, यानी क्या नहीं हो, कर्म नहीं हो, तथा क्रिया का व्यापार और फल दोनों किस पर पड़े, कर्ता पर पड़े, यानी वो क्रिया केवल कर्ता तक ही सीमित रहे, उसको क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आपको वैसे नोटबुक में लिखाया हुआ है, बोर्ड पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल सीधा याद रखना है। क्या याद रखना है, अकर्मक क्रिया की परिभाषा कि जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त न हो, यानी कर्म प्रयुक्त नहीं हो, तथा क्रिया का व्यापार और फल दोनों सीधा किस पर पड़े, कर्ता पर पड़े, यानी वो क्रिया किस कहां तक हो, क्रिया तक ही सीमित हो, उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे अकर्मक क्रिया, तो अकर्मक क्रिया में अकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में आपको परिभाषा बताई है, यानी जिसमें कर्म मौजूद नहीं हो, क्रिया का फल सीधा किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, तो वो कौन सी होती है, सीधा फल कर्ता पर पड़ता है, तो उसमें वो कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया। जैसे
रमा सोती है। तो इस वाक्य में सोना क्रिया का फल सीधा किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। इस वाक्य का कर्ता कौन है? रमा है। तो यहाँ पर जो सोना क्रिया है उसका फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए इसमें कर्म मौजूद नहीं है। इसलिए कौन सी क्रिया है? आकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार बैल दौड़ता है, बैल दौड़ता है। तो यहां पर भी जो दौड़ना क्रिया है, तो दौड़ना क्रिया है, इस दौड़ना क्रिया का संबंध सीधा किससे है? दौड़ता कौन है? बैल दौड़ता है। तो बैल इस वाक्य का क्या है? कर्ता है और इसकी क्रिया क्या है? दौड़ना। तो दौड़ना क्रिया का फल सीधा किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, यानी कर्म इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। एक उदाहरण और देख लो। बालक पढ़ता है, तो इसमें भी क्या है? पढ़ना क्रिया का फल सीधा किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। और के बाद आपको एक विशेष बात बता देता हूं। विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि आक्रामक और सकारात्मक क्रियाओं की पहचान कैसे की जाती है। तो कैसे की जाती है? आक्रामक और सकारात्मक क्रियाओं की पहचान कैसे की जाती है? तो इसके लिए आपको क्या करना है? जो वाक्य लिखा हुआ होता है और उस वाक्य में जो क्रिया मौजूद होती है उसके साथ दो प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं। एक तो पहला तो किया जाता है क्या, और दूसरा किया जाता है किसको। यानी ये दोनों क्वेश्चन किसके साथ किया जाता है? क्रिया के साथ किया जाता है। अगर क्या से उत्तर मिलता है, क्या से क्या है? उत्तर मिलता है, तो वो कौन सी क्रिया होगी? सकारात्मक क्रिया होगी। और किसको से भी अगर उत्तर मिलता है तो वो कौन सी क्रिया होगी? सकारात्मक क्रिया होगी। अगर उससे क्वेश्चन करने पर कोई भी उत्तर नहीं मिलता है तो वहां कौन सी क्रिया होती है? आक्रामक क्रिया। जैसे ये आपके पास उदाहरण दिया है, रमा सोती है, बैल दौड़ता है, बालक पढ़ता है। इसमें सोती है, दौड़ती है, इनमें तो हमेशा ही क्या होती है? किसी आक्रामक क्रिया होती है। लेकिन जो बालक पढ़ता है, ये वाक्य है, तो इसमें बालक पढ़ता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन रखो क्या पढ़ता है? उत्तर नहीं आ रहा है। बालक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? उत्तर नहीं आ रहा है। अगर यही वाक्य ऐसे हो, मान लो कि बालक पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। और इसके साथ क्वेश्चन करो कि क्या पढ़ता है। क्वेश्चन क्या पूछा? क्या कहां लिखना है? यानी जो पुस्तक लिखा है वहां पर, यहां पर लिखो कि क्या। बालक क्या पढ़ता है, तो उत्तर आ रहा है पुस्तक पढ़ता है। इसके इसमें कौन सी क्रिया है? आक्रामक सकारात्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? क्या से अगर उत्तर आ रहा है तो कौन सी क्रिया है? सकारात्मक क्रिया है। यदि क्या या किसी से कोई उत्तर नहीं आ रहा है तो कौन सी क्रिया है? आक्रामक क्रिया है। यह है क्या है? क्रिया की आक्रामक और सकारात्मक की पहचान करने का नियम। कि इससे कैसे पता लगाएं कि क्रिया सकारात्मक है या आक्रामक है? तो इससे क्या करना है? आपको दो क्वेश्चन करने हैं क्रिया के साथ, क्या और किसको।
इसके बाद में आगे बढ़ते हैं सकर्मक क्रिया। अगली है सकर्मक क्रिया दूसरी। सकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया से पहले हम पढ़ लेते हैं अकर्मक क्रिया के भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के दो भेद भी होते हैं। पहले पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया, पढ़ रहे हैं ना, अकर्मक क्रिया के पहले भेद करते हैं। तो अकर्मक क्रिया के भेद और अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया कितने भेद होते हैं? अकर्मक क्रिया के दो भेद, यानी दो भेद होते हैं। एक होता है पहला पूर्ण अकर्मक क्रिया। पहला कौन सा होता है? पूर्ण अकर्मक क्रिया, और दूसरा होता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अब बढ़ेंगे पूर्ण अकर्मक क्रिया कौन सी होती है। तो पूर्ण अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती है? जो क्रिया बिना कर्म के पूर्ण अर्थ प्रकट करती है, यानी जो क्रिया बिना कर्म के पूर्ण अर्थ प्रकट करती है, यानी जिसमें कर्म भी नहीं है और फिर भी वो क्या है, उसका पूर्ण अर्थ देती है, अर्थ प्रकट करती है, उसको क्या कहते हैं? पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्ता की दशा गति आने का बोध होता है, यानी उसमें क्या होता है? कर्ता की दशा गति के आने का बोध होता है और बिना कर्म के वो क्या है? पूर्ण अर्थ का बोध प्रकट करती है। उसको क्या कहते हैं? पूर्ण अकर्मक क्रिया। जैसे क्या हो गई, बच्चा रो रहा है, पूर्ण अकर्मक का उदाहरण देखो। जैसे बच्चा रो रहा है, राम हंस रहा है। तो ये दो वाक्य लिखे, इनमें क्या है? बच्चा रो रहा है, राम हंस रहा है। इसमें कौन सी क्रिया है? पूर्ण अकर्मक क्रिया, यानी जो बच्चा है, इस वाक्य का क्रिया क्या है? क्रिया है रोना, रोना क्रिया है, और इसका क्या है क्रिया? हंसना। और ये काम क्या हो रहा है? पूर्ण हो रहा है, यानी पूर्ण अकर्मक क्रिया इन वाक्यों में पूर्ण अकर्मक क्रिया है, यानी क्रिया के जो होने का काम है वो क्या हो रहा है? पूर्ण हो रहा है। इसलिए इसमें क्या है? और इसमें क्या है? उसकी दशा और गति का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है, यानी रोने की उसकी क्या है? रोने की, हंसने की उसकी गति का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। इसलिए ये पूर्ण अकर्मक क्रिया है। इसके बाद में है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं की पूर्णता के लिए कर्ता में संबंध रखने वाले किसी शब्द की आवश्यकता होती है, यानी कर्ता के साथ कोई संबंध बताने की क्या होती है? आवश्यकता होती है, यानी सीधा इसी प्रकार वाक्य में नहीं बताया जाता है। उसमें क्या है? कर्ता के साथ किसी चीज का क्या होता है? शब्द का संबंध बताया जाता है। जैसे एक उदाहरण है कि महान तेज चलता है। अपूर्ण, यानी उसका संबंध बताया जा रहा है।
कि महान कैसे चल रहा है, तेज गति से चल रहा है। वाक्य तो किसका है, चलना इसमें क्रिया है, लेकिन क्या है, तेज गति से चलता है, यानी चलने का कार्य बताया जा रहा है। उसका साथ उस महान का चलने के साथ क्या संबंध है, तेज गति से चलना है, और क्रिया क्या हो रही है, अपूर्ण हो रही है, यानी उसका कोई पूर्ण नहीं हो रहा है, क्रिया पूर्ण नहीं हो रही, चलने का काम शुरू किया जा रहा है इसलिए। और इसमें संबंध बताया जा रहा है, कैसे चल रहा है, तेज गति से चल रहा है। इसके साथ क्रिया के दो आधारों पर दो भेद बताए थे, कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। फिर बताइए आपको अकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया के दो भेद बताएं, एक तो पूर्ण अकर्मक क्रिया, दूसरा अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इन जो आपको बताए गए हैं उनको क्या है, रिवीजन में करना है। नोटबुक में आपको छुट्टी में नोट कराया हुआ है, इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी इस वीडियो को देखो तो आप इस कॉपी को साथ में अपनी नोटबुक को खोल लेना और साथ साथ में रिवीजन करते रहना। अगला नेक्स्ट पढ़ाएंगे अगली क्लास में। थैंक यू।